हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। सो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आप लोग अपना जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बिकॉज अब आज एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आई होप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की। सो आज हम लोग अपना लास्ट मॉड्यूल करेंगे सफल सीरीज़ का, जिसमें कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स कर रहे हैं और ये दिस इज़ द लास्ट मॉड्यूल। आई होप आपने जो पिछले जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे आपने कंप्लीट किए हैं, सारे देखे हैं, आपको बहुत हेल्पफुल हुए होंगे। ठीक है, तो जो भी है आप अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करिए। बाकी मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं आपकी हेल्प करूँगी। अभी मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग, दैट्स वाई। और हम लोग को इतना टाइम अभी इधर नहीं मिल पा रहा है कि आपको आपके लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड कर सके, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। और बाकी जो भी है आप अपना करिए। आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है किसी टॉपिक में, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको ज़रूर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से जो भी रहेगा मोस्ट पॉसिबल मैं सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराऊँगी, ताकि आपको जो भी डाउट्स रहते हैं, जनरली मोस्ट जो टॉपिक्स में डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो सके और आपको एक एडवांटेज मिल सके आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 6, जिसमें कि हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, इसके क्वेश्चंस रह गए थे। इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते, थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आते हैं हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि अगर आप सिर्फ ये सेशन भी कर लोगे ना तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, सीमेंट स्टेबलाइजेशन, ये सारे जो भी टॉपिक्स रहते हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टॉपिक हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल कैन बी अचीव्ड बाय विच प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबलाइजेशन क्या होता है? स्टेबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम कई सारे मेथड्स कर सकते हैं। लाइक हम मिक्सिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स की। ठीक है, कि एक सॉइल है आपके पास, कोई सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसमें जब आप फाइन ग्रेन सॉइल मिला देते हो, ठीक है, तो उससे उसकी मिक्सिंग से क्या होता है, एक अच्छी ग्रेडिंग हो जाती है और उसकी वजह से जो आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल में कुछ वॉइड्स थे वो फाइन ग्रेन सॉइल फिल कर देती है और उस सॉइल की डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लाइक वाइज ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि पहला मेथड आता है आपका मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की ग्रेडिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताई कि डिफरेंट सॉइल्स मिक्स करके उस सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल को आपने मिक्स किया और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सीमेंट, लाइम, बिटुमेन, प्रॉपर का। सो प्रॉपर ग्रेडिंग की वजह से हम लोग मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। ठीक है, तो अभी हमने देखा मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, तो इसमें 4 तरीके के स्टेबलाइजेशन होते हैं। ठीक है, पहला आपको मैकेनिकल मिल जाता है, मैकेनिकल। दूसरा आपका हो जाता है सीमेंट स्टेबलाइजेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, और थर्ड इज लाइम स्टेबलाइजेशन। ओके, एंड द फोर्थ वन इज केमिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है। तो मैकेनिकल में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं, अभी हमने देख लिया। ठीक है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग सॉइल में सीमेंट मिलाते हैं। ठीक है, सीमेंट मिलाते हैं, सॉइल में वाटर मिलाएंगे, फिर कॉम्पैक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीमेंट मिला के सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते हैं। ठीक है, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो सैंडी सॉइल्स होती हैं उनमें आप 5% अप्रॉक्सीमेटली सैंड लेते हो। ठीक है, तो सैंडी जो सॉइल्स हैं उसमें 5% आपको सीमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, एंड फॉर द क्लेई सॉइल आपको 1%, जो भी सॉइल है आपकी उसका 1% अगर आपने उसमें सीमेंट ऐड कर दिया तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ये लाइम स्टेबलाइजेशन है, तो लाइम स्टेबलाइजेशन में यू विल ऐड लाइम। ठीक है, और इसमें जो लाइम यूज़ किया जाता है वो हाइड्रेटेड लाइम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करते हो उस पर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक आपकी लिक्विड, जो आपकी प्लास्टिक लिमिट है या जो आपकी लिक्विड लिमिट है, ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो जब व्हेन यू ऐड
लाइम टू द सॉइल, इसकी वजह से आपकी लिक्विड लिमिट डिक्रीज़ करती है बट प्लास्टिक लिमिट आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी केमिकल स्टेबलाइजेशन में सर्टेन केमिकल्स लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, या सोडियम सिलिकेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करके, इन सारे कंपाउंड्स को ऐड करके आप सॉइल की स्टेबलाइजेशन करते हो। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम सिलिकेट है। ठीक है, तो ये आप ऐड करके इसकी स्टेबलाइजेशन कर लेते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। सो बाकी इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली यही आते हैं कि कौन सी सॉइल के लिए आप यूज़ करते हो। तो जो सीमेंट स्टेबलाइजेशन है वो याद रखिएगा कि इट इज़ यूज फॉर सैंडी सॉइल, तो ये सैंडी सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी जो आपका लाइम स्टेबलाइजेशन होता है, अगर मैं कहूँ तो लाइम स्टेबलाइजेशन ये जो होता है दिस इज़ यूज्ड फॉर, ये जो है आपका लाइम स्टेबलाइजेशन, ये आपका प्लास्टिक जो प्लास्टिक क्लेज होती हैं, या फिर आप बोल लो जो कोहेसिव सॉइल होती हैं। ठीक है, हाईली कोहेसिव सॉइल्स के लिए इसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। बाकी एल्कलाइन सॉइल्स आर रिक्लेम्ड बाय। ठीक है, तो एल्कलाइन सॉइल्स वो होती हैं ऐसी सॉइल्स जैसे जिनमें इनकी एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है, तो उनको हम लोग कैसे रिक्लेम करते हैं, तो उनको रिक्लेम करने के लिए विल यूज़ जिप्सम, और उसके बाद हम लीचिंग कर देते हैं। तो अगर कहीं पे भी कोई सॉइल ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, उसमें हम जिप्सम मिलाएंगे और उसको लीच कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई सॉइल अगर एसिडिक है, तो आप ये भी याद रखना, इफ़ अ सॉइल इज़ एसिडिक, ठीक है, अगर एसिडिक होती है तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ लाइमस्टोन। ठीक है, तो हम वहाँ पे फिर लाइमस्टोन उस सॉइल में मिला देते हैं, तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सैंडी सॉइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन इज। तो अभी मैंने आपको बताया कि सैंडी सॉइल के लिए जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल स्टार्ट्स गेटिंग बैडली इम्पैक्टेड व्हेन पीएच ऑफ द सॉइल एक्सीड। सो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड बैडली जो है वो इम्पैक्ट होती है व्हेन द पीएच इज़ एक्सीड 11। तो जब भी आपका एल्कलिनिटी 11 से बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज़ ओनली अ टर्म विच इज़, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि पीएच अगर आपका 11 से बढ़ेगा तो आपकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। इवन इस टाइप की जो सॉइल्स होती हैं उसमें यू कैन नॉट ग्रो द ग्रासेस। ठीक है, तो इस टाइप की जो सॉइल यू कैन नॉट ग्रो ग्रास, इतनी ज़्यादा इनफर्टाइल सॉइल हो जाती है कि आपको ग्रास तक वहाँ पे नहीं उगती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन अमेंडमेंट यूज टू सप्लाई कैल्शियम फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल। ठीक है, तो कौन सा मोस्ट कॉमन अमेंडमेंट है विच यू सप्लाई कैल्शियम फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है सोडियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम। ठीक, सो सोडिक सॉइल्स क्या होंगी, द सॉइल विच आर एल्कलाइन। सोडिक सॉइल मीन्स जिसमें सोडियम होता है, एंड वी नो जो एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं उसमें सॉल्ट्स होते हैं सोडियम के। ठीक है, तो इसलिए ये आपको सोडिक सॉइल्स क्या होंगी, आपकी एल्कलाइन सॉइल होंगी। ठीक है, अब उनको रिक्लेम करने के लिए आप कैल्शियम किस तरह से सप्लाई करोगे, तो वो आप अभी मैंने आपको बताया था, ये जो एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं उनको रिक्लेम करने के लिए विल यूज़ जिप्सम। ठीक है, और उस आफ्टर दैट लीचिंग करते हैं उसकी। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। तो लाइम स्टेबलाइजेशन अब मैंने आपको बता दिया है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द प्लास्टिक क्लेई सॉइल। तो ये याद रखिएगा आप कि लाइम स्टेबलाइजेशन प्लास्टिक क्लेई सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेशन विल बी। ठीक है, तो देखिए मोबिलाइज्ड कोहेजन क्या होता है। वैसे तो आपका जो कोहेजन है, मैक्सिमम कोहेजन किसी भी सॉइल की एक लिमिट होती है मैक्सिमम कोहेजन की, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी यूज़ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद इट। ठीक है, अगर हमें निकालना है कोई भी कोहेजन किसी सॉइल का विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ले रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोबिलाइज्ड कोहेजन। ठीक है, तो ये जो मोबिलाइज्ड कोहेजन होता है वो ये होता है, एंड इसी तरह से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकाल लेते हैं विच इज़ C/CM। इस तरह से
विल फाइंड आउट लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू रहती है मोबिलाइज्ड कोहेशन की, इट इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। तो या तो ये सी के इक्वल होती है या उससे कम होती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इक्वल टू सी, ठीक है। मोबिलाइज्ड का मतलब ये है कि आप, आई होप आप मोबिलाइज्ड का मतलब समझते होगे। मोबिलाइज का मतलब ये है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ नहीं किया, मतलब कि जितना उसके ऊपर स्ट्रेस आया उसने उतना कोहेशन प्रोवाइड किया। लाइक फ्रिक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन मोबिलाइज्ड होता है, जैसे उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू, जो कि म्यू इंटू एन होती है। बट वो वैल्यू तभी आती है व्हेन यू रीच द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बाकी फ्रिक्शन आपके ऊपर जितना लगता है उस हिसाब से फ्रिक्शन अपने आप को मोबिलाइज्ड करता है, ठीक है। तो इसीलिए उस यही सेम प्रोसेस कोहेशन में होता है कि आप जैसे जैसे उसके ऊपर लोड लगाओगे वो वैसे वैसे स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल टू सी है एंड इट इज़ लेस देन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगर बोरिंग मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर, ठीक है। तो जब आप सॉइल का एक्सप्लोरेशन करते हो, ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन हम पढ़ते हैं, तो सॉइल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि हमें जब सॉइल की किसी भी एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि इस सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर क्या वाटर कंटेंट रहेगा, इसका क्या शेयर स्ट्रेंथ रहेगी, तो उसके लिए हमें सैंपल चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्टेन डेप्थ पे जाके सॉइल का एक सैंपल लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ आपको सॉइल एक्सप्लोरेशन कर कहते हैं, उस मेथड को सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। मीन्स वी एक्सप्लोर द सॉइल टू फाइंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वही आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन कहलाता है और उसको करने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। सॉइल एक्सप्लोरेशन को हम लोग जो करते हैं वो हम लोग एक तो ट्रायल पिट्स वगैरह से भी कर लेते हैं कि एक सर्टेन गड्ढा आपने खोद लिया, वहाँ से सैंपल ले लिया, या फिर हम लोग बोरिंग करते हैं, ठीक है। सो बोरिंग में एक हमारा टॉपिक होता है ऑगर बोरिंग का, ठीक है। ऑगर बोरिंग होती है, वॉश बोरिंग होती है, परक्यूशन ड्रिलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट आई होप आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो उसमें सारे ही मेथड्स पढ़े हैं। तो यू शुड नो कि जो ऑगर बोरिंग होता है दिस इज़ द मोस्ट सिंपल, लाइट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है ये। इसमें, ठीक है, इसमें करते क्या है, एक टॉर्क के साथ, ठीक है, टॉर्क लगता है, एक आपके पास इक्विपमेंट होता है, ठीक है, जिसको आप मिट्टी के अंदर डालते हो, और उसमें क्या होता है कि टॉर्क के साथ एक कंप्रेसिव फोर्स भी लगता है, ठीक है, मतलब एक डिप्रेसिंग कंप्रेसिव फोर्स लगता है साथ में टॉर्क के, ठीक है। तो वो मिट्टी के अंदर डाला जाता है और वहाँ से हम लोग सैंपल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल। ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि ये सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है एंड इट कैन बी यूज्ड अप टू वाटर टेबल, ठीक है। तो ये जो मेथड हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ जब वाटर टेबल आपकी वाटर टेबल तक ही किया जाता, मतलब कि वाटर टेबल के नीचे ये मेथड आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस चीज़ याद रखनी है इसमें। बाकी ये दो तरीके का होता है, एक हैंड ऑपरेटेड और एक पावर ड्रिवन। तो हैंड ऑपरेटेड मेथड आप तभी यूज़ करते हो व्हेन योर डेप्थ इज़ लेस देन 6 मीटर, ठीक है। एंड व्हेन योर डेप्थ इज़, अगर आपको 12 मीटर की डेप्थ तक करना है तो वहाँ पे पावर ड्रिवन का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड द सैम्पल व्हिच वी गॉट फ्रॉम दिस इज़ डिस्टर्ब्ड सैम्पल। तो डिस्टर्ब्ड सैम्पल हमें मिलता है ऑगर बोरिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑगर बोरिंग मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल नहीं है। तो वी हैव सीन कि इसको हम लोग सिर्फ सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरी हार्ड सॉइल, सीमेंट सॉइल, वेरी सॉफ्ट सॉइल, तो कोई भी एग्जांपल नहीं आएगा। हम सारे ही सॉइल के लिए यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वी यूज़ इट ओनली फॉर द सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इन सॉइल। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट डेप्थ। अभी आई टेल यू कि जो एक्सप्लोरेशन होता है एक सर्टेन सिग्निफिकेंट, एक सर्टेन डेप्थ पे हम लोग सैंपल लेते हैं और वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं। सो दैट सर्टेन डेप्थ जहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स मिले वो सिग्निफिकेंट मिले, ठीक है, वही डेप्थ आपकी सिग्निफिकेंट डेप्थ होती है। और कोड ने जो ये वैल्यू दी है इस डेप्थ की, ये वो वैल्यू है जिसमें कि, ठीक है, दिस इज़ द डेप्थ एट विच जो आपका अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं, सॉरी एडिशनल स्ट्रेसेस जो आएंगे आपके, एडिशनल स्ट्रेसेस आर 0.2 times the applied
लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिएगा कि जब सिग्मा वी 0.2 होगा, ठीक है, उस टाइम पे जो भी डेप्थ आपकी होगी दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट डेप्थ, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.2Q, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ लार्ज ग्रुप बाय एग्जामिनिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड, ठीक है, कि एक प्रोसेस जिसमें कि आप पूरे एक लार्ज ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड कर रहे हो, उसकी क्वालिटीज़ को फाइंड कर रहे हो बाय टेकिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब उस पूरे ग्रुप का एक छोटा सा आपने पार्ट लिया और उसकी क्वालिटी आपने डिटरमाइन की और बोल दिया कि पूरे लार्ज ग्रुप का हो गया। तो ऐसा हम कहाँ करते हैं, ऐसा हम सैम्पलिंग में ही तो करते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सॉइल है, आपने कुछ सैंपल छोटा सा उस सॉइल का सैंपल लिया, उसका पार्ट लिया और उसको एग्जामिन किया और आपने कह दिया कि ये सॉइल ऐसी है, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडिस्टर्ब्ड सैम्पल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, तो यू शुड नो कि जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम लोग सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कई सारे डिफरेंट सैम्पलर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, टू टेक आउट दैट सैम्पलर, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सकवेशन से आपको सैंपल मिल जाता है, बाकी थिन वॉल्ड से मिलता है, थिक वॉल्ड से मिलता है, ठीक है। तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आपको हमेशा थिन वॉल्ड सैंपलर से मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है आपका स्प्लिट स्पून सैम्पलर, ठीक है, ये आपका स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है एंड इट विल ऑलवेज गिव यू डिस्टर्ब्ड सैंपल, हमेशा आपको हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल मिलेगा इससे, ठीक है, हाईली भी लिख लो, तो ये याद रख लो कि हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल आपको स्प्लिट स्पून से मिलता है, बाकी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल यू विल गेट इट फ्रॉम द थिन वॉल्ड सैम्पलर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a solid sampler has inner and outer dia of 25 mm and 30 mm respectively. So the area ratio of the soil sampler is, so I hope you know कि जो sampler होता है हमारा वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये कुछ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि इसको ना याद करने में आसानी रहती है, ऐसे अगर हम बना लेते हैं तो, ठीक है। तो वी नो कि ये जो आउटर आपका डाया रहता है दिस इज़ योर, हम इसको बोलते हैं D2, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं D1, ठीक है, ये आपका हो जाता है D3 एंड ये हो जाता है आपका D4, ठीक है। तो जो एरिया रेशियो आपका होता है वो होता है D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर, ठीक है, परसेंटेज में करना तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरह से ये आपका एरिया रेशियो रहता है, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, बाकी आउटर डाया वी नो कि कितना है, इनर एंड आउटर डाया, जहाँ पे D2 आपका आउटर है और इनर D1 जो है वो सैम्पलर का डाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरिया रेशियो निकालेंगे जिसको हम AR से बोलेंगे। तो आउटर जो डाया आपका है वो है 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर बाय 25 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 30 माइनस 25 इंटू 30 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 25, इसको इस तरह से लिख लो, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो 5 इंटू इसको प्लस करेंगे ना, 5 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 इंटू 100, ठीक है। तो 5 का 25, तो ये हो गया आपका 1100 बाई 25। तो आप यहाँ से इसको कर लो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 44% आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एरिया रेशियो क्या आया, 44%, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 4453 द क्लियर वर्किंग स्पेस एट द बॉटम ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन पिट शुड बी, ठीक है। तो जो सॉइल एक्सप्लोरेशन पिट्स होते हैं उनके बॉटम पे कितना क्लियर वर्किंग स्पेस होता है, तो ये आपके कोड से है, इसको याद रखिएगा। इस कोड में ये वैल्यू दी है कि जो क्लियर वर्किंग स्पेस आपका रहेगा वो आपका रहेगा 1/2 इंटू 1/2 मीटर, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 1892-1979 what should be the maximum thickness of cutting edge of sampling tube of 70 mm extra dia which is required for sampling in undisturbed stiff clay. ठीक है, ओके ठीक है. So they are asking about what should be the maximum thickness of the cutting edge. So we know what is the thickness of the cutting edge is D1. ठीक है, एंड आउटर डाया आपको दिया है. ठीक, सिंस वी नो कि जो आपका एरिया रेशियो होता है ना, एरिया रेशियो के बारे में आप याद रखिएगा कि इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. इसकी वैल्यू हमें बहुत कम रखनी होती है, और इसकी जो वैल्यू है ना वो दे रखा है फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल. ठीक है, तो जो डिस्टर्ब्ड सैंपल है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.2. ठीक है, इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 0.2 दे रखी है, या फिर आप बोल सकते हो 0.1 दे रखी है. अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए इसकी वैल्यू 0.1 दे रखी है और 10%. ठीक है, और बट फॉर स्टिफ फाउंडेशन, ठीक है, और क्ले, स्टिफ फाउंडेशन या फिर जो क्ले होती है उसके लिए इसकी वैल्यू रहती है 0.2 और 20%. ठीक है, तो इस तरह से आप ये आपको पता होना चाहिए एरिया रेशियो की ये कंडीशंस होती हैं. तो यहाँ पे अगर मैं एरिया रेशियो का फार्मूला लगाऊँ, मुझे क्या मिलेगा, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू 100. ठीक है, एंड हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग इन अनडिस्टर्ब्ड स्टिफ क्ले. अनडिस्टर्ब्ड स्टिफ क्ले है. ठीक है, तो स्टिफ क्ले के लिए हमें एरिया रेशियो की वैल्यू कितनी पता है, इसकी वैल्यू इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.2 होती है. तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0.2 लगा दूँ, या फिर मैं 20%, बिकॉज परसेंटेज में तो 20% ही लिखूँगी. ठीक है, तो D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू 100 कर दिया है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20, पूरा का पूरा 20 ही लिख देते हैं. ठीक है, और अब आप देख लो D2 की वैल्यू, आउटर डाया दिया है ना आपको, एक्सटर्नल डाया 70, तो ये हो गया आपको 70 का स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर टू 100. ठीक है, वी कैन इसको हम 0.2 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये 0.2 D1 स्क्वायर, ये हो गया 70 का स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर. ठीक है, ओके, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 D1 स्क्वायर इक्वल्स टू 70 का स्क्वायर. D1 स्क्वायर क्या हो गया, 70 का स्क्वायर बाय 1.2, तो D1 आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 70 का स्क्वायर अपॉन 1.2. 70 का स्क्वायर तो 70 ही हो जाएगा. ठीक है, और इसको आप अंडर रूट ऑफ 1.2 फाइंड आउट कर लो. ठीक है, तो व्हेन यू फाइंड आउट अब यू विल गेट दी आंसर. तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस द एरिया रेशियो शुड बी. तो आपको सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस मिनिमाइज करना है, तो एरिया रेशियो आपका कितना रहना चाहिए, 0, एज हाई एज पॉसिबल, एज लो एज पॉसिबल, इक्वल टू यूनिटी. सो आई हैव टोल्ड यू कि जो एरिया रेशियो है इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. ठीक है, तो अनडिस्टर्ब सैंपल आपको चाहिए, तो उसके लिए एज लो एज पॉसिबल आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब्ड सैम्पलिंग. तो अनडिस्टर्ब्ड सैम्पलिंग के बिना ये टेस्ट किया ही नहीं जा सकता. ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, कॉम्पैक्शन पैरामीटर, एडरबर्ग्स लिमिट. ठीक है, तो जो क्ले है ना इट्स वेरी सेंसिटिव. ठीक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव, तो उसमें जब भी आपको फाइंड आउट करनी होती है शेयर स्ट्रेंथ, सो वी यूज़ ओनली एंड ओनली द अनडिस्टर्ब्ड सैम्पल. ठीक है, और इस टेस्ट को आप बिना डिस्टर्ब सैंपल के नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज क्ले जैसे ही डिस्टर्ब हुई उसकी जो भी सॉइल के जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, जिससे कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है अपनी पेरेंट सॉइल से. ठीक है, तो इसी वजह से जो क्ले की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, सो वी यूज़ ओनली एंड ओनली द अनडिस्टर्ब सैंपल. बाकी सॉइल्स के लिए, बाकी के लिए भी हम अनडिस्टर्ब कोशिश करते हैं, बट अगर डिस्टर्ब सैंपल मिल गया तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हमारे पास 2 सैंपल होते हैं, आपको पता होना चाहिए. एक होता है डिस्टर्ब्ड सैंपल,
ठीक है, और एक मिलता है आपको अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। ठीक है, तो जनरली जो डिस्टर्ब सैंपल होता है उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर फाइंडिंग आउट दी शेयर स्ट्रेंथ, दी कैन से कॉम्पैक्शन आपको फाइंड करना है तब भी आप ये करोगे, कंप्रेसिबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इससे करते हो, बट अनडिस्टर्ब सैंपल का आप यूज़ करते हो टू फाइंड आउट दी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने के लिए लाइक वाटर कंटेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो या फिर आपको ठीक है वाटर कंटेंट फाइंड करना है या आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आप अनडिस्टर्ब सैंपल से भी कर सकते हो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर NC करेक्टेड वैल्यू फॉर नंबर ऑफ ब्लोज सो एज टू फाइंड द ओवरबर्डन प्रेशर अकॉर्डिंग टू तजागी एंड पैक इज। ठीक है, सो वी नो कि जो करेक्शन होते हैं वे दो होते हैं। डायलेटेंसी जब हम स्पिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें दो करेक्शन मिलते हैं, एक होता है ओवरबर्डन करेक्शन और एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन। ठीक है, सो फॉर दैट हम लोग जो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, वैसे तो जो आपका ओवरबर्डन करेक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ओवरबर्डन करेक्शन आपका होता है N0 350/70 प्लस सिग्मा बार। दिस इज़ योर ओवरबर्डन करेक्शन ड्यू टू दी ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, जब सॉइल पे जब आप एक्सप्लोरेशन करते हो तो सॉइल बाहर आती है, और जो सॉइल बाहर आई है ना उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है सॉइल पे, जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो जब उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी और जब आप नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हो तो सॉइल पे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज आएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज आएंगे, तो इस वजह से उसको करेक्ट करने के लिए हमें ओवरबर्डन करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना ये ओवरबर्डन करेक्शन की है। ठीक, एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन। तो जो डायलेटेंसी करेक्शन होता है इसको हम लोग वाटर टेबल करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपकी सॉइल वाटर टेबल के नीचे होती है तब ये करेक्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है, बिकॉज जब सॉइल नीचे होती है तो वहाँ पे नेगेटिव पुर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको जो नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं ना वहाँ पे वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज वहाँ पे चेंज हो जाते हैं और आपका वही इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको आपके जो N की वैल्यू है वो फाइनली चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जो डायलेटेंसी करेक्शन है हम तब अप्लाई करते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ N इज़ ग्रेटर दैन 15। ठीक है, एंड ये जो होता है आपका करेक्टेड वैल्यू वो हो जाती है आपकी N1 प्लस इसकी वैल्यू होती है 15 प्लस 1/2 N1 माइनस 15। ठीक है, ये होता है आपका डायलेटेंसी करेक्शन। तो यहाँ ऑप्शन में जो पूछना चाह रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि जो करेक्टर आप N की वैल्यू लेते हो वो क्या लेते हो, तो वो हम ये लेते हैं 15 प्लस 1/2 N माइनस 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्लोज ऑब्जर्व्ड इन SPT फॉर डिफरेंट पेनिट्रेशन डेप्थ इज गिवन इन फिगर। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यूज़ N की दे रखी हैं कि 0.0 से 150 mm तक आपने 11 नंबर ऑफ ब्लोज आए, 150 से 317 आए, 300 से 450 23 आए। सो आई होप यू नो कि जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है आपका वो क्या होता है, हम लोग सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, और इसमें हम लोग जो क्या होता है कि ना ऐसे करके बोरिंग करते हैं, बोरिंग करके हम यहाँ पे अपना जो भी है इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है एक हैमर होती है 65 kg की और उसको 75 सेंटीमीटर की हाइट से गिराते हैं। ठीक है, इससे आपको नंबर ऑफ ब्लोज दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सॉइल को 3 लेयर्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले 150 की लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो जब आप इस तरह से करते हो, ये पूरा आपका हो गया, यहाँ से आपने ड्रॉप किया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पे आप डालते हो, ठीक है, और आप बोरिंग करते हो। तो जो हम ये मानते हैं कि ये जो पहली वाली आपकी जो लेयर होती है 150 mm की, इसमें जो भी नंबर ऑफ ब्लोज आते हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी की जो भी लेयर्स आई हैं उनमें जितने भी आपको नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़े हैं उनको कंसिडर करके और फिर आगे का जो भी टेस्ट करते हैं वो देखते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्ड हम उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको 0 से 150 के लिए जो दिए नंबर ऑफ बोर्ड्स उनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड नंबर एंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 17 + 23, जो कि हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 40, एग्जैक्टली 40, ठीक है। तो 40 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डायलेटेंसी और सबमर्जेंस करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन, सो आई टोल्ड यू कि इट इज़ ओनली अप्लाइड व्हेन n वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50, तभी हम डायलेटेंसी करेक्शन करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ सॉइल्स, ठीक है। तो सॉइल्स में जब हम लोग फाइनाइट स्लोप्स, जब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स पढ़ते हैं उसमें भी स्टडी अबाउट द फाइनाइट स्लोप एंड द इनफाइनाइट स्लोप, तो यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है आपका वो स्टेबिलिटी, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर से ही आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है C/γ H × FC, ठीक है, इस तरह से होती है। तो हम ये लिखते हैं, वैसे तो इसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते हैं C/γ ZC, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, C/γ ZC। बट व्हेन वी फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हम उसमें C/γ H × SN ये इस तरह से करते हैं। तो इससे अगर जब आप निकालोगे तो हो जाएगी C/γ H × FC, जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ दिया है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी C/γ H × FC, ठीक है। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्वेश्चंस भी इसी से याद है, मतलब जो आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे ना इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप अकर्स व्हेन द सॉइल, तो जो बेस फेलियर है, तो जब भी हम फाइनाइट स्लोप्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरीके के फेलियर होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बेस फेलियर, ठीक है, एक होता है आपका टो फेलियर, ठीक है, और एक होता है आपका फेस फेलियर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके फेलियर होते हैं, ठीक है। तो जो बेस फेलियर तब होता है जब आपकी जो सॉइल होती है बिलो द टो इज़ वेरी वीक एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो ये आपको आई होप पता ही होगा, ठीक है। तो बिलो द टो इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक जब सॉइल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस फेलियर, ठीक है। एंड व्हेन द सॉइल इज़ वीक एंड सॉफ्ट अबव द टो तो उसको हम लोग फेस फेलियर बोलते हैं, ठीक है। चलो, फॉर 6 मीटर डीप एक्सकवेशन इन सॉफ्ट के लिए गामा इतना दे रखा है आपको, C दे रखा है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग विल बी। तो अभी हमने देखा कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है C/γ H × SN, ठीक है। आपको कोहेशन की वैल्यू दे रखी है 26, गामा की वैल्यू भी आपको दे रखी है 18, हाइट आपको दिए हैं, द डेप्थ इज़ 6 मीटर, ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन मीटर, ठीक है। और स्टेबिलिटी नंबर आपको दिया है 0.172, ठीक है। तो यहाँ से यू विल फाइंड आउट दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर इज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो बेस फेलियर होता है उसके लिए जो डेप्थ फैक्टर है, ठीक है, डेप्थ फैक्टर हमारा क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ H + D/H, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी H है एंड दिस इज़ द डेप्थ, ठीक है, ये डेप्थ है हमारी, ठीक है। और ये हमारे स्लोप की हाइट है, H इज़ द हाइट ऑफ द स्लोप एंड D इज़ द डेप्थ, ठीक है, डेप्थ है हमारी। तो ये इसका जो रेशियो होता है ना H + D/H, इसको हम लोग डेप्थ फैक्टर बोलते हैं। एंड फॉर बेस फेलियर ये जो डेप्थ फैक्टर है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। एंड फॉर टो फेलियर इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इन्फिनाइट स्लोप ऑफ क्ले एट अ डेप्थ 5 मीटर हैज़ कोहेशन ऑफ दिस एंड यूनिट वेट ऑफ दिस,
So then the stability number will be, so stability number you should know क्या होता है, सी बाई गामा जेड सी। तो ये हो जाएगा, आपको सी की वैल्यू दे रखी है आपको 1, गामा की वैल्यू दे रखी है 2 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10, जिसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं 0.1। तो ऑप्शन आपका आ गया ए, ठीक है। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फिनाइट स्लोप इज इंक्लाइंड एट एन एंगल आई एंड हैज़ इट्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, द स्टेबिलिटी नंबर इज, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नंबर का एक और फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, जो कि होता है 10i - 10φ इंटू कॉस स्क्वायर आई, ठीक है। अब इसकी थ्योरी है, प्रॉपर ये कैसे आता है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। कि एक तो सी बाई गामा जेड सी जो होता है, बाकी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ, और एक ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा जब आपको इंक्लाइंड जो स्लोप है उसका एंगल दिया हो और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया हो, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टेलर स्टेबिलिटी नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 10i - 10φ इंटू कॉस स्क्वायर आई, सो ऑप्शन सी, ठीक है। चलो ओके, तो ठीक है फिर, आई होप सारे ही टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। आई होप आपके सारे टॉपिक्स इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे मैंने सारे ही करा दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी होती है, नहीं समझ आ रहा, तो वो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं उसके लिए सेपरेट एक सर्टेन छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूँगी, समझा दूँगी आपको जैसे भी होगा। बट प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। और आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अ डिफरेंशियल फ्री सॉइल टेस्ट ऑन अ सॉइल गिव्स अ वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल फ्री सॉइल ऑफ 28%। सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सॉइलिंग, ठीक है। तो मॉडरेट, लो, हाई और वेरी हाई, ठीक है। तो ये आपको बताना है डिग्री ऑफ स्वेलिंग क्या रहेगा अगर आपके फ्री सॉइल की वैल्यू 28% है, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, और आपका पूरा सॉइल कंप्लीट करा दिया है मैंने। प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज़ अगर आप थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा ना कि हमें भी अच्छा लगेगा, और उसको और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेके आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप अपना रिवीजन करते रहिएगा और वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं जब उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगी तो आप प्लीज़ हमारे साथ ही उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जितने भी सेशन रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे। मैंने सोचा है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके आऊँ 1 या 2 वीडियोस में, ताकि आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और आपको आप वो एक एज अ टेस्ट भी दे सको, ठीक है। तो आप ये करिए, अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करिए, बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम सेशन में बता दूँगी, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। एंड ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।